Good morning, students. आज चैप्टर 3 क्लास 9 साइंस में एटम एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करने से पहले हम इसकी चेकलिस्ट के बारे में जान लें, क्या कि इनमें कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेकलिस्ट जानना सबसे पहले इसमें जो हमें जानना हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में जानना और हमें जानना सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसके बाद हमें जो इसमें जानना है वह एटम्स के बारे में है। एटम्स में हमें एंशिएंट फिलॉसफर थ्योरीज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सिंबल फॉर एटम, साइज ऑफ द एटम एक्सेट्रा इनकी स्टडी करनी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आना उस नेक्स्ट टॉपिक पे आयन आए। आयन में कैटायन एनायंस है, ठीक है, कैटायन एनायन। इसके बाद में जानना है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानने से पहले हमें जानना जरूरी है वैलेंसी के बारे में। तो अगर वैलेंसी नहीं पता तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें जानेंगे वैलेंसी, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, ऐसे इन सब की स्टडी करेंगे। अरे इन सब की स्टडी हमें करनी है इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर में। एटम्स के अंदर हमें एक टॉपिक और मिल गया, इसका नाम है एलिमेंट एंड कंपाउंड, इनकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स के बारे में जान लें कि हमें क्या क्या जानना है चेकलिस्ट में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसके लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटम्स का एंशिएंट फिलॉसफर थ्योरी जाननी है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल जानना है, सिंबल फॉर एटम्स जानना है, साइज फॉर द एटॉमिक एटम्स के बारे में जानना है, फिर आयन, कैटायन और एनायन के बारे में हमें स्टडी करनी होगी, फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, मोल कंसेप्ट, यूनिट मास, मॉलिक्यूलर एक्सेट्रा और एलिमेंट एंड कंपाउंड, इन सब की डिटेल स्टडी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन? चलो आगे बढ़ो। फर्स्ट टॉपिक है law of chemical combinations, laws of chemical combination। देखो, जब भी दो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक नया क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म्स करते हैं। जानना ये जरूरी है कि उन दोनों ने आपस में रिएक्ट क्यों किया। तो इसके लिए तो साइंटिस्ट थे, एक तो लावज़ी जिसे एमन लोमोनोसोव कहते हैं, और एक है जेल प्रॉस्ट, जोसेफ प्रॉस्ट। इन दोनों ने मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ दिए। ठीक है, इनमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ कौन सा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखो, एक रशियन साइंटिस्ट थे लावज़ी, 1756 में इन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास neither be created and nor be destroyed in a chemical reactions. According to the law of mass conservation, mass neither be created nor be destroyed in a chemical reactions. ये किसने कहा? एम.बी. लोमोनोसोव, या जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं लावज़ी। ठीक है, 1756 में ये रशियन साइंटिस्ट थे। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो बाद में आप लिखते हैं इसके बारे में कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय this law was proposed by a Russian scientist M.V. Lomonosov, इसे नॉर्मली हम कहते हैं लावज़ी। ठीक है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट M.V. लोमोनोव इन 1756। He stated that according to this law, according to this law, mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. देखो इसे समझ लें, हमें थोड़ी तो जाता है कि मास neither be created nor be destroyed in a chemical reactions, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मस्ट है। देखो अब इसको बहुत ही सीधे सिंपल से एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। हम लेमन पे आते हैं, वही लेमन जूस, घर में शिकंजी पीते ना, आजकल तो मौसम भी चल रहा है,
गर्मी का काफ़ी अच्छा उसी के बारे में जानते हैं। लेमन तो इसे फॉर्म करना है तरीका। सपोज करो हमने क्या है एक बीकर में वाटर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। कितना लिया हमने? सपोज करो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर। इस 1 लीटर वाटर के अंदर हमने 200 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया। जो कई तो मीठा पानी भी जैसे कि कई तीखा पीते हैं, खट्टा मीठा टाइप, तो कई वॉइस में सॉल्ट में मिक्स कर लेते हैं। मुझे तो क्या बोलते हैं सॉल्ट मिक्स करना पसंद है। चलो सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं। हमने सिर्फ सॉल्ट मिक्स किया 100 ग्राम, क्लियर। इसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया लेमन जूस। लेमन जूस सपोज करो मैंने क्या 200 ml। तो यहाँ पर देख लो शुगर, वाटर, salt and juice, salt and lemon juice। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? लेमनेड शिकंजी का, ठीक है। ये तो आपका रिएक्टेंट, ये आपका टोटल मास कितना होगा इसका? शुगर 200 ग्राम, सॉल्ट 100 ग्राम, लेमन जूस 200 ml, ये तो टोटल इसका है 1500। और लेमन जो फॉर्म हो रहा है वो कितना आ रहा है 1500 ml। तो इस केस में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारे पास है, लेकिन क्या इसके अंदर से कोई जो मास है वो मास चेंज हुआ? नहीं, मास चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो वैसे वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इससे पहले राइटर ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल जो तो अपने घर का एग्जाम्पल था, कैपिटल का एग्जाम्पल था, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। सपोज करो मैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का ये कितना है 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया। कितना ग्राम लिया? 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया। और मैं ले रहा हूँ 11 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह 11, ठीक है। टोटल ये सब क्या है? रिएक्टेंट कितना हो गया आपका 1500। ये आपस में रिएक्ट है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोराइड। ये बना रहे हैं आप लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 ग्राम और बना सोडियम क्लोराइड 12.5 ग्राम। दोनों क्या है? टोटल इसका टोटल क्या होगा इनका 15 ग्राम। अब नोटिस करो कि रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास कितना है 15 ग्राम, प्रोडक्ट के अंदर टोटल मास कितना है 15 ग्राम। तो क्या मास जो मास है वो क्रिएटेड हुआ इसमें? नहीं ना। अगर मास क्रिएटेड नहीं हो रहा उसका मतलब क्या हो गया? क्या ये लो मास neither be created nor be destroyed in a chemical reactions
आई आप लोग के पास वाली? ओके राइट। Occasional habit better. देखो इसका एक एग्जांपल हम एनसीईआरटी बुक्स में हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है, उससे भी से प्ले दो एक्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्टिविटी फर्स्ट है। इसमें दो कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम एक्स एक कॉलम वाई। कॉलम एक्स में फर्स्ट कंपोजिशन में तो कॉपर सल्फेट, वाई में सोडियम कार्बोनेट। यह 1.25 ग्राम, यह 1.43 ग्राम। सेकेंड बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम and sodium sulfate sodium sulfate 1.53 ग्राम। थर्डली आयरन है lead nitrate 2.07 ग्राम and sodium chloride we have 1.17 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या इन सॉल्यूशन में किसी भी एक सॉल्यूशंस को उनमें क्या कहते हैं कि कॉनिकल फ्लक्स में एक कॉनिकल फ्लक्स में ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इसमें कैपेसिटी भी, इसमें ये तो है सॉल्यूशन एक्स एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है सॉल्यूशन वाई, इसको कॉक से इसको क्या करता था बंद और बाहर से एक कील लगा रखा और फिर इसी को कॉक से क्या करता है बंद। ठीक है, पहले से इन्होंने क्या था शेक नहीं किया, तो शेक करने से पहले इस टोटल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसका वेट मेजर किया। वेट मेजर किया सपोज को इन्होंने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, तो इनका 5% सॉल्यूशन लिया है। कितने परसेंट सॉल्यूशन? 5%। वाटर के साथ मिक्स किया है तो 5% सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मानो कि इसका नंबर कितना है रिएक्टेंट का सम टोटल 8 4 2 6 1 2.68 ग्राम। क्लियर?
दैट 2.68 लिख रहा है। ये बिफोर शेक मतलब इसे हिलाने से पहले दोनों के का जो वेट है वो है। फिर इसने क्या किया, सेक हिलाया इस तरीके से, ठीक है। हिलाते क्या हुआ, जो ये इग्निशन ट्यूब है, एक ट्यूब से ज़्यादा इसमें बर्न हो जाएगी, सॉरी टूट जाएगी, और इसमें जो भी केमिकल होगा वो इसमें आ जाएगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रोडक्ट का वेट जैसे क्या वो भी कितना आया, 2.68 ग्राम। कितना आता है, 2.68 ग्राम। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्होंने जो मास रिएक्टेड का था उतना ही मास किसका फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है। इसलिए हमने इसे बोल दिया इसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास neither be created nor be attached to in a chemical reactions. Clear students? Okay, right. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली क्या हुआ, इसमें मास क्रिएटेड हुआ और डिस्ट्रॉयड हुआ, ऐसा कहीं लगा नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो हम इसे एक नाम हो रहा है, इसका मतलब है इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो known as law of indestructibility of matter। मतलब इसके अंदर जो मैटर होता है वो फिनिशियन नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Second law of constant proportions। देखो सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ हाइड्रोजन और एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ क्लोरीन, इन दोनों को मिलाकर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बना, या फिर मान लो कि मैंने हाइड्रोजन लिया और वाटर लिया, इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने क्या बनाया, वाटर का फॉर्मेशन किया। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया और H2 बना। ठीक है, आई क्या बात समझ आपको कि वाटर फॉर्म हो गया। अभी बस में जाए, ये वाटर H2O, H2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का मास होता है 60, क्या होता है 60 2 60 डिवाइड करते हैं 1/8। दैट मीन्स कि अगर मैं 9 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मुझे उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम क्या चाहिए मेरे को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। आ रहा है मेरे पास है। दैट मीन्स इसके अंदर वाटर के फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या है 1:8, 1:8 कितना है। अब वाटर चाहे आप एक बीकर में लो, बहुत बड़े बहुत बड़ा वेसल है मतलब उसमें लो, या एक छोटी सी ड्रॉप हो, तो उस केस में उसका रेशियो क्या था, ऑलवेज फिक्स होगा। तो हम ये जैसे इसको एक अनदर एग्जांपल से समझे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास में होता है 12,
ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, दैट इज 12, 32। इसे डिवाइड करो, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, 3:8। अब कार्बन चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 मिलीग्राम हो, चाहे कितने भी हो, हमेशा इसका रेशियो क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। कितना रहेगा, 3:8 रहेगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो रूल है, ये जो लॉ, ये देने वाला साइंटिस्ट था J.L. Proust, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। कौन था, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसने 1797 में इस लॉ को प्रपोज किया था। तो हम बोलते हैं कि इन 1797 a French scientist proposed a law French scientist J.L. Proust, J.L. Proust, Joseph Proust भी बोलते हैं। French scientist J.L. Proust proposed a law known as law of constant proportions। आगे आपको बात समझ में? तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a chemical substance, in a chemical substance, the element always present in a definite or constant proportions। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और आप इसकी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लास बाय केशव सर को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।